डेवलपर के पास या बिल्डर के पास आप जा रहे हो तो सामने जो खरीदने जा रहा है उसको क्या क्या सर्टिफिकेट्स देखने चाहिए। एनए का सर्टिफिकेट आ गया, प्लान पास का आ गया, रेरा का आ गया, ये 3 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। टाइटल सर्टिफिकेट एक्चुअली होता क्या है? लॉयर रहता है ना, उसका सर्टिफिकेट रहता है, इसमें उसका सिग्नेचर रहता है और टाइटल का पूरा लिखा हुआ रहता है कि इसमें कोई इश्यू नहीं है। बिजनेस सक्सेस की बात कीजिए, मेरा ये पर्टिकुलर मंत्रा है जिसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और यही मुझे आगे तक लेके जाए। लोन नहीं लेने का, ब्याज पे नहीं लेने का, जितना पैसा है उतने काम करने। मैं जिससे बात करूंगा वो एक लेवल का बंदा होना चाहिए। अपने को ऐसा लगेगा अपने पास ऐसा है तो ऐसा होगा। कई लोग बोलते हैं कि धंधा जो होता है वो खुद के पैसे से नहीं होता है, वो हमेशा दूसरों के पैसे से होता है। मतलब दूसरे का पैसा डुबाने की पहले से तैयारी है मेरे हिसाब से। वेलकम बैक गाइस टू द टाइटन पॉडकास्ट शो। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का काफी लोगों का प्लान होता है कि किस हिसाब से रियल एस्टेट में प्लान किया जाए, किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाए, कौन सी प्रॉपर्टी परचेज करने में हमको बेटर बेनिफिट होगा, कौन सी प्रॉपर्टी है वो आगे जाके हमको बेटर रिटर्न दे सकती है। बट ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं और कुछ एक ऐसे कई बार फ्रॉड केसेस हो जाते हैं कि आपको गाइडेंस नहीं रहता है प्रॉपर कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और प्रॉपर्टी बाई करने से पहले आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर श्रेयस भाई, जो कि एंथम ग्रुप के ऑनर है, एंड आज उनके साथ जो बातचीत होगी वो होगी कि एक प्रॉपर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जब आपको परचेज करनी हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, किस हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी लोकेशन आपके लिए बेस्ट है, कौन सी लोकेशन को आपको अवॉइड करना चाहिए, और आप अगर प्रॉपर्टी बाई करने जा रहे हो और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको पहले देखनी चाहिए जिसके पास से आप बाई कर रहे हो। तो उनका अगर एक्सपीरियंस की बात करने जाऊं तो उनको नियर अबाउट 15+ ईयर से ये इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो चलिए बात करते हैं मिस्टर श्रेयस भाई से कि किस हिसाब से रियल एस्टेट इंडिया का फ्यूचर है, किस हिसाब से एक फ्यूचर बन सकता है, और उससे जो बोला जाए तो उसको एक टाइप का गोल्ड क्यों बोला जाता है। सो लेट्स वेलकम मिस्टर श्रेयस। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हाँ, वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। थैंक यू। श्रेयस सर, टाइटन पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। सर, मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ अभी तक ये चीज़ जो है मुझे जाननी है कि आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है, ठीक है, तो आपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को चूज़ किया था या रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने आपको चूज़ किया था कि ये चीज़ के अंदर आपको आगे जाना है और एक पर्टिकुलर जो है, और जब आपने स्टार्ट किया था तब आपने ये सोचा था कि मैं यहाँ पे इतने लेवल तक जा पाऊंगा या इतने लेवल तक मुझे पहुँचाना है करके कभी? उसमें एक ऐसा होता है कि जब कोई नई शुरुआत करते हैं तो वो बोलते हैं ना कि पूरी जो हमारे गुजराती में बोलते हैं कोरी स्लेट होता है। हाँ हाँ। कि कहाँ जाना है अपने को नक्की करना है। तो उसमें मेरे को ऐसा लगा कि रियल एस्टेट एक ही ऐसा चीज है जो बोलते हैं ना कि वो पैदा नहीं हो सकता है। अभी समझ लो डायमंड बन रहा है, अभी सुनने में आया कि गोल्ड भी बन रहा है, शेयर वगैरह जो भी अपने को बढ़ाना है, कम करना है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ऐसा सोचा कि एक जमीन मतलब रियल एस्टेट ऐसा एक ही चीज है कि जो भगवान के सिवाय मतलब वो उसका मतलब एक्सपांड नहीं हो सकता। वो तो जो बन गया है, जो जमीन है वही है, उसके अलावा नहीं तो अपने मतलब ये स्लो भी नहीं चलता ये मार्केट, और ये चलता रहता है। तो मैंने रियल एस्टेट इसलिए चूज किया। तो सर, आपने रियल एस्टेट के अंदर में था तो आपने जैसे गोल्ड बताया, डायमंड बताया, तो काइंड ऑफ जो रियल एस्टेट एक जो वो फील्ड है उसको भी एक प्रकार का सोना बोला जाता है कि जमीन भी एक प्रकार का सोना है। पर गोल्ड के भाव अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग चीजों के कारण बढ़ते हैं, तो जमीन जो है उसके ऊपर ऐसे क्या फैक्टर है जिससे ये होता है कि जमीन के भाव कब बढ़ेंगे, कितने टाइम में बढ़ने वाले हैं, या कौन से चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये चीज अगर होगी तो ये प्रॉपर्टी के भाव बढ़ाएगी? रियल एस्टेट में 50% गवर्नमेंट और 50% गॉड भगवान के हिसाब से बढ़ता है। कि समझ लो कि गवर्नमेंट का स्कीम आ गया कि यहाँ पे रोड निकाला, यहाँ पे डीपी निकाला, यहाँ पे टीपी निकाला, तो वहाँ पे रेट बढ़ता है। और जो समझ लो कि भगवान के हिसाब से मैं बोलूँ तो समझ लो कहाँ पे कोई एरिया आया कि वहाँ पे जो समझ लो कि बाढ़ आ गया या कुछ भी भूकंप आ गया कि कुछ भी आ गया, तो वहाँ पे लो हो जाता है, दूसरी जगह बढ़ता है। ज्यादातर कोई भी रियल एस्टेट में कोई भी सेक्टर है, अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कोई भी जगह ले लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सूरत में ही लो, कि हमारे एरिया में लो या मेरी कंपनी में, कहाँ पे भी लो, वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ओके। स्लो बढ़ेगा कहाँ पे भी, और बढ़ेगा 100% बढ़ेगा। तो सर, आप जो आपके पर्टिकुलर मैंने प्रोजेक्ट्स देखे जितने भी स्टडी कर रहे थे तब, कि आपके प्रोजेक्ट्स मेजर ऑफ ऐसी जगह पे है जहाँ पे आजू बाजू में बहुत ज्यादा कन्वीनियंट चीज है
कि कहीं पे भी हो, आजू बाजू में सुविधाएं अवेलेबल है। तो आप जब रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले होते हो, आप उसके पहले ये प्लान करते हो कि ऐसी पर्टिकुलर जगह पे करना है, या फिर आप फ्यूचर स्कोप देख के उस जगह पे करते हो कि हाँ आज नहीं तो कल नहीं तो परसों यहाँ पे इतना डेवलपमेंट होने वाला है, तो हमें यहाँ पे जो है हमारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने चाहिए? हमारी सोच ऐसी है कि आप ले रहे हो पर उसके पहले तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जगह मैं हूँ, मतलब कि कोई जो बायर है उसकी जगह मैं हूँ, तो बाजू में समझ लो बुलेट ट्रेन आ रहा है, गुड्स ट्रेन आ रहा है, तो वो हम पहले देखते हैं। क्योंकि उसके बाद रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है कि एक प्रोजेक्ट खत्म किया बाद में खत्म हुआ ऐसा नहीं होता है। करेक्ट। तो इसमें मेरे पास से जगह लिया है, उसमें आपको बेनिफिट लगा, तभी आप दूसरी बार आओगे। सही है। क्योंकि ये समझ लो डायमंड या गोल्ड या वो शेयर ऐसा कुछ तो है नहीं कि समझ लो आप अमेरिका से बैठ के खरीद सकते हो। ये सिटी वाइज पर्टिकुलर होता है कि इसका इतना ही इन्वेस्टर होता है, इतना रियल यूजर होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि मैं ही ऐसा समझू कि मैं ही बायर हूँ तो मेरे को इसमें बेनिफिट मिलता है। हम जगह भी वहां पे ही लेते हैं, तो क्या होता है कि मेरे को हमको ही पता है, मैं वो जगह बेचूंगा नहीं तो भी मेरे को पता है इसमें मेरे को बेनिफिट ही है। ओके। तो हम ऐसी जगह ही चूज करते हैं। तो सर अभी जैसे आपने बोला कि आप सामने वाले के पोजीशन पे खड़े होके सोचते हो कि अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लूंगा, क्या मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो उसमें सामने वाले को फायदा होना चाहिए। पर मार्केट में सर कई लोग ऐसे भी हैं जो ये पर्टिकुलर चीज को लेके काफी फ्रॉड करते हैं। अगर मैं एग्जांपल देने जाऊं तो एक ही प्लॉट है, वो 5-5, 7-7 जनों को बेच दिया। एक ही घर है, वो अलग अलग जनों को दिखा के सबको बेच दिया। अब ये चीज जब होती है तो कहीं ना कहीं कैसा है कि एक बंदा होता है, वो अपने घर लेने के लिए उसका एक सपना होता है एक घर लेना, क्योंकि घर बनाना कोई आसान बात नहीं है, आज अच्छा खासा पैसा चाहिए उसमें। तो जब कोई घर बनाने जाता है तो अपनी पूरी जमा पूंजी उठा के उसमें डाल देता है। पर ऐसी कोई चीज अगर उनके साथ हो जाती है तो काइंड ऑफ वो कैसा एकदम पूरा डिप्रेशन में चले जाते हैं और पूरा ऐसा बोल देते हैं अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो गलत कदम उठाने तक भी पहुंच जाते हैं। तो अगर ये चीज से बचना हो किसी को कि भाई मैं कोई भी प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ, कुछ भी करने जा रहा हूँ, और मुझे वो चीज ध्यान में रखनी है कि मेरे साथ फ्रॉड ना हो, तो पर्टिकुलर लोग जो खरीद रहे हैं उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे वो ये सब चीजों से बच सकते हैं? डेवलपर है, उसकी मैं 1% भी गलती नहीं निकालूंगा, लेने वाले की गलती है। ओके। उसमें कैसा होता है, कम रेट में मिल रहा है या कोई नॉन डेवलपर नहीं है सस्ते में लेने के, मतलब अभी तो गवर्नमेंट की बहुत रेरा वगैरह है तो आप फ्रॉड होने का चांसेस बहुत कम हो गया। तो भी उसमें ऐसा होता है जिसकी एक की समझ लो कि प्रोजेक्ट्स है या मतलब वो कोई उसको पहचानता ही नहीं है, तो मतलब आप लेने जा रहे हो तो आप ये कोई भी समझ लो रियल एस्टेट के अंदर, मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि रियल एस्टेट के अंदर कोई प्लॉट्स, फ्लैट्स या बंगलोज नहीं बिकता है, वो डेवलपर है वही बिकता है। तो आप उसकी वो रेप्यूटेशन देख के लोगे तो 99 नहीं पर 110% कभी प्रॉब्लम आने वाला ही नहीं है। ओके। आप समझ रहे हो, आप अभी इतना आप बोल रहे हो कि सुनने में ऐसा सुनने में नहीं आया होगा कि इसका 10, 15, 20 प्रोजेक्ट चल रहा है उसने ऐसा फ्रॉड किया, ऐसा नहीं होता है। नहीं, मेजर ऑफ जो सुनने में आता है वो यही आता है कि जो छुट्टा प्लॉट नहीं बोलते अपने, यस, या तो फिर कोई पर्टिकुलर ऐसा बंदा है कि फॉर एग्जांपल मैं हो गया, मैंने पूरा का पूरा मेरे को प्लॉट मिल रहा है बड़ा, मैंने ले लिया, उसमें मैंने टुकड़े निकाल दिए जमीन के, 14x35, 13x जो भी है उसके मैंने निकाल दिए। अब मैं उसको बार बार रिटर्न टू रिटर्न 4-5 जनों को बेच रहा हूँ। उसमें कैसा है समझ लो कि घड़ी में सबसे अच्छी कंपनी रोलेक्स होती है। हाँ। तो रोलेक्स बाजार में भी मिलती है, रोलेक्स के शोरूम में भी मिलती है। आप रोलेक्स के शोरूम में नहीं जाते और बाजार से लेते हो तो डमी आने का चांसेस बढ़ ही जाता है ना। सही है। तो आप अपने हिसाब से अच्छा ऑफिस, अच्छा डेवलपर नॉन करके और तो भी देख लेने का कि भाई रेयर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो 100% कोई रियल एस्टेट में ऐसा होता ही नहीं है। तो सर एक प्रॉपर्टी लेना हो तो उसके लिए ऐसे कौन से सर्टिफिकेट्स अगर जा रहे हो किसी के पास लेने, अब बात होती है यहाँ पे आपने बोला ट्रस्ट की, तो अगर ट्रस्ट की बात की जाए तो एक जब डेवलपर के पास या बिल्डर के पास आप जा रहे हो तो सामने जो खरीदने जा रहा है उसको क्या क्या सर्टिफिकेट्स देखने चाहिए कि वो डेवलपर बिल्डर के पास है या नहीं है, कि उसके पास से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सबसे पहले सर्टिफिकेट से पहले कि डेवलपर का देखो कि डेवलपर ने कितना प्रोजेक्ट्स किए हैं। ओके। नंबर 1, डेवलपर्स कितने सालों से काम कर रहा है, वो देगा कि नहीं देगा। दूसरी, उसके बाद जो 50% में आता है वो आता है कि एक NA का सर्टिफिकेट आ गया, प्लान पास का आ गया, रेरा का आ गया, ये 3 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और टाइटल सर्टिफिकेट भी मांग लेना चाहिए। उससे ये 50% नहीं मांगोगे दूसरा वाला, उसके पहले आप
आगे का 50 में मैंने बोला कि डेवलपर का देख लोगे तो अपनी वो रेप्यूटेशन बचाने में आपका बाकी का 50% देखने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं रहेगी। तो सर ये पर्टिकुलर आपने बोला टाइटल सर्टिफिकेट, वो टाइटल सर्टिफिकेट एक्चुअली होता क्या है? वो तो कोई भी अच्छा सिटी का कोई पर अच्छा जो लॉयर रहता है ना उसका सर्टिफिकेट रहता है, उसमें उसका सिग्नेचर रहता है और टाइटल का पूरा लिखा हुआ रहता है कि इसमें कोई इश्यू नहीं है ऐसा। ओके, तो मतलब वो एक पर्टिकुलर निकाल लेना चाहिए कोई भी अगर इन्वॉल्व हो रहा है या प्रॉपर्टी खरीद रहा है। डेवलपर ही देगा, डेवलपर ही देगा। ओके, डेवलपर पहले से प्रोवाइड करते हैं अपने प्रोवाइड करते हैं। सर एक और चीज जो यहाँ पे हुई कि जब आपके ऑफिस में मैंने 2-3 बार विजिट किया तो मेरे को सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉमनली देखने मिला है कि हर जगह हरियाली बहुत ज्यादा है आपके यहाँ। हाँ, तो ये पर्टिकुलर ये क्या चीज का है कि वहां पे आपने इतना ज्यादा ग्रीनरी वगैरह कर रखा आजू बाजू में? एक फाउंडेशन जैसा, मतलब समझ लो कि हर जगह जो डोनेशन लेने आते तो जो हरियाली बाहर भी करते हैं तो अपनी ऑफिस में तो करेंगे ही। हाँ, हमको हमारी कंपनी को मतलब पहले से एम रहा है कि वो ग्रीन, मतलब पूरा जितना जगह हमारा साइड से हमारी जगह है सब जगह हम वैसे ही लगा देते हैं पौधे या झाड़ कुछ भी, मतलब तो हमारे ऑफिस में भी वैसा सेम किया हुआ है। ओके सर, एक और जो था उसमें से मेरे को ये जानना था कि बिजनेस एथिक्स हर किसी के अलग अलग होते हैं, ठीक है? जो अपने फ्रॉड पे बात कर रहे थे उसमें बिजनेस एथिक्स कैसा है, एक चीज के हर किसी का एथिक्स अलग होता है। अगर मैं आपके दिनचर्या की बात करने जाऊं, आज आपने जहां से स्टार्ट किया था वहां से लेके आज आप इतने लेवल पे आ गए हो, तो ऐसा कौन सा बिजनेस एथिक्स है जो आपको हेल्प किया जिस चीज ने कि हमको आगे जाके ये चीज कंपनी आगे बढ़ाने में मदद करेगा, और वो चीज ऐसी निकल के आई कि आपको आगे ग्रो होने में पहले भी और अभी भी मदद कर रही है? 100% उसमें ऐसा है कि नीतिमत्ता, जो भागीदार होता है वो भाई से विशेष होता है। ओके, दूसरी चीज कि भागीदार के बाद आता है अपना कस्टमर, अपना एम्प्लॉय। वो सब अपने को अकेला का सोचोगे तो महाभारत ही होने वाला है, सबका सोचोगे तो रामायण का सर्जन होएगा। हमारा पर्सनल ऐसा मानना है कि सबका सोचोगे नो डाउट समय लगेगा पर वो रामायण जैसा स्वरूप ले लेगा कि एक सतयुग का बोलते ना राम युग ऐसा लेगा। और मैं खुद का सोचूंगा मेरा क्या, मेरा भागीदार का तो बाद में, मेरा क्या, एम्प्लॉय का तो बाद में, मेरा क्या, कस्टमर का तो होना हो जाएगा, मेरा क्या। तो उसी हिसाब से तो महाभारत हुआ था ना। तो मतलब आपके हिसाब से कोई भी अगर बिजनेस के अंदर जा रहा है या कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा है, आप खुद से पहले दूसरों को प्रायोरिटाइज करो कि उनका फायदा है कि नहीं है ये चीज के अंदर, या हम जो सर्विस दे रहे हैं या हम जो चीज दे रहे हैं उनको, उसमें उनका क्या फायदा निकल सकता है। यस। ओके, तो सर एक और था, आपने अभी बोला एम्प्लॉय का सोचना, ये चीज का मेजर ऑफ कंपनीज है ना, वो ये चीज नहीं सोचती कि एम्प्लॉयज है उनको वो ऐसे बोलते नहीं है, एक स्लेव के हिसाब से होता है, एक नौकर है, सीधी भाषा में बोलने जाए तो नौकर है। कि अभी रिसेंटली मेरा एक और पॉडकास्ट हुआ था, उसके अंदर सामने बोला था कि पर्टिकुलर एक बंदी है, उन्होंने फोन करके, एक उनके वहां पे कोई अंडर में काम करता है, उसने फोन किया उनको कि मैडम पैसे की जरूरत है। तो वो सामने मैडम ने बोले तेरी औकात नहीं है इतनी कि तू मुझे डायरेक्ट फोन करके मेरे से पैसे मांगे। पर आप जिस हिसाब से बोल रहे हो और उन्होंने जिस हिसाब से बात किया वो दोनों पूरा अलग है। तो अगर एम्प्लॉय की बात की जाए तो आपका क्या मानना है कि एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करना चाहिए और उनको किस हिसाब से संभाल के रखना चाहिए? देखो, एम्प्लॉयज मेरे हिसाब से बराबर, मेरे हिसाब से नहीं लगता, वो इंग्लिश में अच्छा लगता होगा, गुजराती में तो साथी। वो नहीं होंगे तो अपन ही नहीं होंगे ना। दूसरा कि मेरा अभी छोटा बच्चा है, वो तो कमा के देता नहीं है, कमा के तो यही देते, तो यही तो मेरे बच्चे हुए। मेरे को एक हिसाब से देखो तो मेरे को बच्चों की तरह किसको रखना चाहिए? सही है, तभी तो कमा के देंगे। नो डाउट उसका प्रॉब्लम होता है तो डांटो, कुछ भी करो, पर आखिर में तो उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए बच्चों की तरह। देखो ये हम इधर आए थे, कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके जाने वाले नहीं है। वो तो 100% है, सबका दुआ है, सबके साथ होगा तो कुछ भी अशक्य भी नहीं है। दूसरा एक सर, आपका जो कंपनी का नाम है एंथम, वो पर्टिकुलर आपने कैसे माइंड में आया कि मैं थोड़ा ये टाइप के, क्योंकि ये काइंड ऑफ कैसा एंथम एक पैट्रियोटिक फील देता है, और वही चीज मैंने आपके ऑफिस में आके देखी तो यहाँ पे मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बना हुआ दिखा, अलग अलग पूरा जो बोल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें जो पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड है, इंडियन मैप्स हो गए और चीजें हो गई, स्तंभ हो गया, वो सब मेरे को बहुत ज्यादा देखने मिला। तो ये एंथम और ये पेट्रियोटिज्म क्या इस चीज में कैसे रिलेट कैसे हुआ कि आपने ये नाम सोचा कि मुझे एंथम रखना है? वैसे मैं और अपने पार्टनर जो निकुंज भाई हैं, हमारा पहले से देश के प्रति मतलब पहले से ज्यादा ही था हम दोनों का। और सरदार वल्लभ भाई हमारे कंपनी के जो एथिक्स वैल्यूज उसमें पूरे उसके हम फॉलोज करते हैं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, उस टाइप का। और एंथम नाम इसलिए सोचा गया कि एंथम का मतलब होता है प्रतिज्ञा। कैसी प्रतिज्ञा? कि कटिबद्ध हो, ऐसी प्रतिज्ञा
नेशनल एंथम, पर उसमें एंथम गान उस तरफ से एंथम नहीं होता है, पर कटिबद्ध प्रतिज्ञा उस हिसाब से लिया गया कि हम लोग कटिबद्ध है कुछ करने के लिए, उस हिसाब से। ओके सर, आपने एक चीज अभी बोली, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो इससे मेरे को एक चीज नोटिस हुई कि आप जो कपड़े पहनते हो वो हमेशा सिंपल होते हैं। मेजर ऑफ मैंने जो रियल एस्टेट वालों से मिलना होता है या किसी से मिलना होता है, वो एकदम सूट बूट एकदम मस्त तरीके से पूरा रेडी होके वैसे घूमते हैं, बट आपसे जितनी बार भी मिलना हुआ है उतनी बार आप हमेशा मुझे व्हाइट शर्ट में और एकदम सिंपल आपका अटायर जो बोलते हैं ना, पहनने का तरीका वो एकदम सिंपल रहता है। तो इसके पीछे क्या चीज है कि आप सिर्फ ये नॉर्मल कपड़े ही पहनते हो? आप कभी शोकेस में आपको माइंड में नहीं आया कि नहीं मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, मैं भी थोड़ा हाई फाई बन के एकदम सूट बूट पहन के घूमूं? उसमें पहले जब मैं छोटा था मेरे को आर्मी में जाना था। अच्छा। तो वो तो कोई कारण सर पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मेरा एक ड्रेस कोड बना लिया कि ब्लू पैंट व्हाइट शर्ट। तो आर्मी के कैसा होता है कि एक थोड़ा शिस्त वाला होता है, तो मतलब एक वो हो जाता है। दूसरी चीज कि सिंपल, अपने को तो देखो माल लेना है देना है, टाइम पे पैसा दे देने का है और उसका टाइम पे लेने का है, नीतिमत्ता से काम करना है। उसके अंदर कोई मतलब शोबाजी करके मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि उसमें कोई 2% ज्यादा मिल जाएगा। और अपना तो देखो आप आए तो मैं वैसे भी अच्छी तरह मतलब ये थोड़ा शर्ट मतलब मैं चप्पल पहन के घूमता हूँ, उसमें कोई मेरे को उसमें वो नहीं लगता है। तो उससे छोटे से छोटा आदमी मेरे पास आ सकता है, थोड़ा मैं शोबाजी करूंगा तो वो छोटा कोई आदमी आने से डरेगा, मेरा हिसाब से ऐसा भी लगता है। तो कोई भी आके छोटा बहुत उसका काम है, उसका दिक्कत है, वो मैं सुन सकता हूँ। ओके, तो मतलब आपके हिसाब से ये है कि आप जब सिंपल ही रहते हो, एकदम सिंपल के हिसाब से कपड़े पहनते हो, सिंपली एकदम लिविंग रखते हो, तो कोई भी बंदा आपके सामने आने से या बात करने में झिझकता नहीं है कि आपके साथ आके जो है अपनी बातचीत शेयर कर सकता है, अपने साथ बैठ के जो भी प्रॉब्लम्स है वो बता सकता है और आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, करेक्ट? दूसरा सर एक चीज मेरे को ये बताइए कि जब प्रॉपर्टी के अंदर हम एंटर होते हैं, रियल एस्टेट के अंदर, सबसे बड़े चैलेंजेस क्या आते हैं? कि आपने जब चालू किया था, आपका जब अर्ली स्टेज था कि आपने ये सोचा कि मुझे रियल एस्टेट के अंदर अब कुछ करना है, आगे जाना है, जैसे हमने आपसे पहले पूछा था उसमें आपने जवाब दिया था, पर मुझे ये जानना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब एक कोई बंदा रियल एस्टेट के अंदर एंटर होता है तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है उसकी लाइफ में? उसमें बाइंग करना है और सेल करना है, दोनों जगह नीतिमत्ता बना के रखना है। उससे बड़ी चैलेंज इसमें नहीं होती है। दोनों जगह नीतिमत्ता का जो बैलेंसिंग है, जिसके पास से आपने बाय किया है, समझ लो उसके अंदर बाद में जगह लिया, उसके बाद कुछ एनए में गए, प्लान पास में गए, मतलब कोई भी गवर्नमेंट में गए, उसमें टाइमिंग लगा, उसमें जो डिलीवर करना है वो टाइम पे करना है, ये जो कल करके रखना है वो एक डिफिकल्ट है रियल एस्टेट के अंदर। ओके, क्योंकि सर नॉर्मली मैंने एक दो चीज और देखी है रियल एस्टेट में कि कई बार आप जो प्लान करते हो ना उस हिसाब से चीजें होती नहीं है। कि आपने सोचा है कि मैं आज प्लॉट लेता हूँ, उसके ऊपर घर बनाऊंगा, साल भर के अंदर मेरे घर बिक जाएंगे, लेकिन कई बार वही होता है, वही चीज को करने के लिए, वही चीज पूरा बेचने के लिए साल की जगह 3 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, तो वो ड्यूरेशन को अगर फेस करना हो, क्योंकि सर आप ये पकड़ के चल रहे हो, आपके माइंड में एक बैक ऑफ द माइंड प्लान क्या है कि साल भर में बिक जाएगा, मेरा पैसा छूट जाएगा, फिर मैं दूसरी जगह लगा दूंगा, लेकिन उसी को अगर 2 साल और अटका के रखना है तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फाइनेंशियली चैलेंजिंग होता है। तो वो चीज को फेस करने के अंदर सर आपका क्या एक रूल है या आपका क्या माइंडसेट है कि वो चीज अगर होती है तो उसको हम कैसे बोलते ना टैकल कर सकते हैं, कैसे चैलेंज को हम फेस कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर चीज को हम कंटिन्यू रख सकते हैं? मैंने पहले बोला ना कि समझ लो कि मेरे पास एक ही साइट है या मैं 2 साइट चला रहा हूँ, छोटा काम है, तो ये टैकल नहीं हो सकता है। जब फाइनेंस की बात आए तो हमारे में कहावत है, पैसे का काम पैसा ही करता है 100%। तो अपने पास बैकअप नहीं है। अभी नए जो जनरेशन के लोग हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि समझ लो कि प्रॉफिट आया, तुरंत एक गाड़ी ले लिया, एक बंगला ले लिया, यूज किया, नो डाउट करना ही चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर आपका एक जो फंड कंपनी में ऐसा भी होना चाहिए कि जो खराब समय में भी आपको उसमें निकाल सके, तो वो एक होना चाहिए। वो अभी लोग रखते नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम में आता है। तो वो प्रॉब्लम में आता है तो सामने जो बायर है तो वो भी प्रॉब्लम में आता है। Okay. इसीलिए मैंने बोला था पहले ही कि आप बाय कर रहे हो तो उसका कितना साइट चल रहा है, कितना वेल नोन डेवलपर है वो देखोगे, तो कैसा भी आंधी तूफान आएगी तो उसमें से आपका नाव निकाल देगा। आंधी तूफान आनी होते है, रियल एस्टेट है, उसमें गवर्नमेंट का 50% रोल रहता है, 50% गोल्ड का रहता है। देखो अभी बारिश आ रही है तो मेरे को तो अभी बिल्डिंग्स बनाना है, कैसे बना सकता हूँ, आप समझ रहे हो ना। अभी बारिश आ गई, वो 2 महीने पहले आ गई, वो तो उनको ज्यादातर पता नहीं रहता है ना। दूसरी बात कि गवर्नमेंट्स का कोई चेंज हो गया, अधिकारी चेंज हो गया,
या समझ लो उसका रूल्स चेंज हो गया, वो तो गवर्नमेंट को अपना सबका अच्छा करने के लिए सोच रही है। वो तो ऐसा नहीं सोचेगी कि आपने प्रोजेक्ट रखा है तो ये मेरे को इसका प्रोजेक्ट निकल जाएगा, बाद में ये रूल्स लाऊंगा, ऐसा वो तो पूरा कंट्री का सोचते हैं ना। तो वो तो आएगा। रियल एस्टेटर को वही तो खास ध्यान रखना कि कुछ भी तूफान आने वाली होती है, उसमें से निकलना कैसे है, उसके लिए आपका फंड्स होना चाहिए। सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रियल एस्टेट के अंदर करप्शन भी है कई लेवल तक, कि कुछ करवाना हो या किसी के पास से कुछ काम निकलवाना हो तो कहीं ना कहीं करप्शन करना पड़ता है, या फिर कई बार होता है कि टाइम लगता है लेकिन हो जाता है? मेरे को ज्यादातर नहीं लगता है। ओके, ज्यादातर नहीं लगता। तो मतलब बिना करप्शन के भी अपने वर्किंग वगैरह जो है वो पॉसिबिलिटीज है। उसमें कैसा होता है, करप्शन नहीं है, पर जो मीडिएटर रहता है ना, वही रियल एस्टेट के अंदर करता होगा। बाकी फर्स्ट और लास्ट में कुछ नहीं होता है। तो बीच वाला बोलता होगा मैं काम करवा देता हूँ, आपको करवाना है तो मतलब वो लाइजनर रहते हैं, वो सब करते हैं। मतलब उनके हिसाब से वो थोड़ा खर्चा पानी दे दो या ऐसा ही। तो सर एक नेटवर्क जब बिल्डअप करने की बात आती है, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर एक नेटवर्क मैटर करता है कि आप बिना नेटवर्क के बिना बिजनेस में एंटर नहीं हो सकते, और बिना नेटवर्क के बिना आपका कोई भी बिजनेस हो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो अगर नेटवर्क खड़े करने की बात की जाए और नेटवर्क को अगर आगे बढ़ाने की बात की जाए तो ऐसे कौन से चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, और किस वे के अंदर कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस वाला, रियल एस्टेट में नहीं है ये, खाली ये जेनरिक क्वेश्चंस है कि किसी को अगर नेटवर्क खड़ा करना है, जैसे आज आप जब चालू करके यहाँ तक आए तो आपके भी नेटवर्क्स बिल्डअप हुए होंगे, तो अगर नेटवर्क खड़े करने की बात की जाए तो लोगों को क्या चीज में ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे वो अपना नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं? रास्ता आप कौन सा चूज करो, रास्ते पे चले जाओ, रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। पर आपको रास्ता चलाना ही नहीं है, खाली देखना है तो नहीं होएगा। आप रास्ते पे चलना शुरू कर दो, आगे की सड़क बनती जाएगी। तो सर आपका क्या मूल मंत्र है कि अगर नेटवर्क बिल्डअप करना है या बिजनेस सक्सेस की बात की जाए तो आपका क्या मानना है, या आप खुद की लाइफ में क्या मान के चलते हो कि मेरा ये पर्टिकुलर मंत्र है जिसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और यही मुझे आगे तक लेके जाएगा? लोन नहीं लेने का, ब्याज पे नहीं लेने का, जितना पैसा है उतने काम करने का, एक खास और एक नीतिमत्ता। इतना हो गया तो बाकी का किसी को जरूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हो, कोई भी बिजनेस हो। पर सर कई लोग बोलते हैं कि धंधा जो होता है वो खुद के पैसे से नहीं होता है, वो हमेशा दूसरों के पैसे से होता है। मतलब दूसरे का पैसा डुबाने की पहले से तैयारी है मेरे हिसाब से। समझ लो कि धंधा नो डाउट कोई भी आदमी डूबने के लिए नहीं करता है, पर डूबा तो मेरा तो जाएगा नहीं। मेरा ऐसा मानना है, ऐसा नहीं है 99% लोग लोन से ही काम करते हैं, पर हमारा ऐसा मानना है लोन पे ही बिजनेस चलता है। 99% अब पूरा वर्ल्ड लोन पे ही। और मेरा ऐसा मानना है कि दूसरा का पैसा से करूंगा तो मेरे को इतना मतलब धंधे पे वो नहीं रहेगा। दूसरे का पैसा है तो मतलब डूबेगा, तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सर कई बार क्या होता है कि जब रियल एस्टेट के अंदर हम देखने जाते हैं ना तो प्रॉपर्टीज और के रेट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं लेने गया हूँ कहीं, अब मैंने आके किसी को बोला कि भाई 65 लाख की प्रॉपर्टी है, आप एक काम करो 2-1 लाख रुपए कम कर दो। पर कई बार हो जाता है कि सामने बिल्डर होता है या डेवलपर होता है, वो अड़ जाता है। 65 लाख मतलब 65 लाख, आपको 1 रुपए कम नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज करना सही है या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो किसी को फ्रीडम देनी चाहिए कि हाँ भाई आप ठीक है थोड़ा बहुत कम करना है वो कर दो करके, या आपके ऊपर लेने जाए तो आप क्या वो चीज में कम करके दोगे पैसे के हाँ ठीक है भाई इसको लेना है तो थोड़ा पैसा है ठीक है चलो 1-2 लाख की बात है जाने दो, अपने कम करके दे देते हैं? अपनी कंपनी में एक मतलब मैंने रूल्स ही बनाया हुआ है कि सेल्स डिपार्टमेंट को बोला हुआ है कि जो भी इंसान आता है, पहला घर ले रहा है, पहली प्रॉपर्टी ले रहा है, कि समझ लो कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज का कुछ ले रहा है, अपने को देखने का उसका परिस्थिति, तो उसको कर देने का। बाद में जो व्यापार करने के लिए आया है उसको नहीं करने का, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि एक चीज होता है उसका एक रेट कंफर्म ही होता है, रेट तोड़ना नहीं चाहिए। पर सामने वाले का भी अपन को इमोशंस के ध्यान, हमारे अपनी कंपनी तो ज्यादातर वही करती है, इमोशंस पे ही चलती है। सामने वाला आया कि थोड़ा बहुत कर दो तो अपन कर देते, क्योंकि अपन भी ऐसा एक समय में फेस किया हुआ है कि एक फ्लैट्स लेने जाओ तो क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक फ्लैट लेने जाओ 1-2 लाख ही कम होता है तो वो सीढ़ी उतर जाते हैं। तो अपन थोड़ा वो इमोशनली होके दे देते हैं, देना चाहिए। मेजर ऑफ कैसा है कि मेजर ऑफ जब एक सक्सेस होने लग जाती है ना बिजनेस के अंदर तो सामने वाले को घमंड बहुत ज्यादा आ जाता है। तो घमंड के अंदर कई बार कैसा होता है सामने वाला किसी को बोलते हैं ना बात करने के अंदर भी 4 बार सोचता है, बोलता है ये मेरे लेवल का नहीं है मैं इससे बात नहीं करूंगा। या फिर कोई भी चीज होती है मेरा तो यही भाव है, लेना है तो लो नहीं तो मत लो। तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ या आपका भी कोई फेज आया था ऐसे कि आपको भी घमंड हुआ था कि हाँ मेरी इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, मैं कोई ऐसे वैसे से बात नहीं करूंगा, मैं जिससे बात करूंगा वो एक लेवल का बंदा होना चाहिए? मेरे को अभी वो भी नहीं पता है अपनी कंपनी में कितना प्रोजेक्ट्स अभी रनिंग हो रहे हैं। अच्छा, मतलब अकाउंट्स कभी देखा ही नहीं है,
तो मतलब अपने को ऐसा लगेगा अपने पास ऐसा है तो ऐसा होएगा, अपने अपने को काम करना है, तो घमंड की तो बात ही नहीं है। तो मतलब आपके हिसाब से अगर घमंड आता भी है किसी को, तो अगर उसको टैकल करना, ठीक है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? घमंड है ना, वो बाय प्रोडक्ट आता है। अपने जो आजू बाजू वाले रहते हैं ना, वही चढ़ा देते हैं। तो पहले आजू बाजू वाले को ही नीचे रख देना चाहिए कि अपने को जो चढ़ाने वाले है ना उसको थोड़ा दूर ही रखो, चने के झाड़ पे चढ़ाना। क्योंकि बाजू वाले का तो क्या मतलब वही होता है कि भाई, तो अपन क्या अंदर ही वो सोचने लगता है कि अपन खुद बड़े हो गए हैं ऐसा। तो सर कभी ताने सुनने मिले हैं किसी के? बहुत। तो मतलब किस टाइप के ताने पड़े होंगे आपको जब आप ये फील्ड के अंदर आए होंगे? क्योंकि जब मैं इस फील्ड में घुसा था तब आज भी मेजर ऑफ लोगों को ये लगता है कि भाई फोटोग्राफर है मतलब शादी के और के फोटोग्राफर, उनको नहीं पता है कि भाई फोटोग्राफी में और भी चीजें होती है। तो आप जब एंटर हुए होगे तब आपके जो रिलेटिव्स है, सबसे पहले रिलेटिव्स ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, बाकी दुनिया तो बाद में बोलने आती है, सबसे पहले रिलेटिव्स बोलने आते हैं। तो आपको पर्टिकुलर रिलेटिव्स ने अगर ताने की बात की जाए तो आपको ऐसा कौन से ताने पड़े हैं अभी तक कि आपको सुन के बस ऐसा हो कि नहीं यार अब कुछ करना ही है करके? सबको एक ताना सिंपल होता है, ये नहीं कर पाएगा, ये उड़ा देगा, जो भी है वो भी उड़ा देगा। कॉमन है, सबको सेम ही होता है। कोई भी नई शुरुआत कर रहा है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, सबको सेम ही होता है। मतलब सगे संबंधी, अपने जो धंधे वाले सब सेम ही बोलते हैं, ये नहीं कर पाएगा। तो सर एक माइंडसेट की अगर बात की जाए, ठीक है, तो आपके हिसाब से आप जो पर्टिकुलर एक पूरा दिनचर्या फॉलो करते हो, जैसे अगर थोड़ा बहुत जानने जाए कि मुझे जितना मालूम है कि एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के पीछे खाली ये नहीं होता है कि उसके पास पैसा था, उसका ये भी देखा जाता है कि उसका सुबह से लेके रात तक का रूटीन क्या था। तो अगर आपके रूटीन की बात करने जाए तो आपका क्या रूटीन है कि सुबह उठने से लेके रात तक आपका पूरा दिनचर्या कैसा रहता है? सब ऐसा बोलते हैं कि मैंने किया, तो अपन लोग 5% में 95% में भगवान ही करता है। तो सुबह में पहले उठ के भगवान को पूजा किया, वो किया, मम्मी पापा को मतलब पैर छुए, उसके बाद धंधे को आए तो नमन किया, तो ये सब स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। उसके बाद जो भी अपन फील्ड में है वो काम करने का ऐसा। तो सर आपको अगर हॉबीज और की बात की जाए, कि ऑब्वियस बात है कि कोई भी पर्सन पूरे टाइम बिजनेस के ऊपर नहीं रहता है, शौक वगैरह भी होते होंगे, तो आपके क्या क्या शौक है? किताबें पढ़ना, हिस्टोरिकल है, और जो मंदिर सब है वो देखना, और घूमने का, और ज्यादातर शौक नहीं है मेरा हॉर्स राइडिंग वगैरह का, और का देखने का शौक। नहीं, मैंने आपके ऑफिस में फोटो देखी थी कि पूरा एक स्केच बनाया हुआ है जिसमें आप घोड़े के साथ खड़े हो करके। बाजू में खड़ा हूँ ना क्योंकि तो कभी आपको अंदर से ऐसी इच्छा नहीं हुई कि घोड़े के ऊपर अगर फोटो मैंने बनवाई है या बना के दी है किसी ने, तो मैं थोड़ा राइड का वगैरह भी करूँ करके? होता है, पर क्या है कि अभी थोड़ा वो वजन बढ़ गया है कि तो क्या गिर गया तो थोड़ा क्या काम रुक जाएगा। आपके मेजर ऑफ प्रोजेक्ट सर जो नोटिसेबल में आया है, आप ज्यादातर ओपन प्लॉटिंग में काम करते हो, ठीक है, पर कंपैरेटिवली देखने जाए तो आपको प्रॉफिट जो है कम हो जाता है। वो बना के अगर देने जाओ तो उसमें ज्यादा बनता है, क्योंकि एक 1 BHK 2 BHK आपने डुप्लेक्स बना दिया या फिर एक रो हाउस बना दिया पूरा प्रोजेक्ट करके, वैसे अगर आप देने जाओ तो उसमें कंपैरेटिवली ज्यादा प्रॉफिट है। तो सिर्फ ओपन प्लॉटिंग ही क्यों? मेरे को पहले से ऐसा लगता था कि जो जमीन, हम पहले से देखो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, हम सौराष्ट्र से आए हुए हैं, तो हमको पहले तो जो जगह है ना मेरे को अच्छी लगती है। तो हमारे जो कास्ट है, बाद में देखो मारवाड़ी लोग आए, वो भी जमीन से जुड़े हुए, खेत, अपना पूरा देश है वो खेत वाला है। तो जगह है ना, मैंने पहले भी बोला था, वो नहीं मिलेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि 2035 तक आपके पास सूरत के अंदर 2000 वार जगह भी है ना, तो आपको एक पीढ़ी को कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ पे भी ले लो, ऐसा नहीं है मेरे पास है, कहाँ पे भी ले लो। उसमें क्या होता है कि उस जगह का वैल्यू बढ़ेगा मेरे हिसाब से ज़्यादा, मेरे हिसाब से नहीं, 100% ऐसा ही होता है कि जगह जो फ्लैट्स, वो उसका जो वैल्यूज बढ़ता है उसके अच्छा जगह का वैल्यू बढ़ता है। पर मेजर ऑफ सर अभी देखते हैं ना, तो अभी मेजर ऑफ जगह सारे पे हाई राइज बिल्डिंग्स वाले प्रोजेक्ट ज्यादा चलते हैं। हाँ, वहाँ पे जगह की जो मतलब शॉर्टेज है, तो वहाँ पे हाई राइज ही बनाना पड़ेगा ना। तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो पर्टिकुलर, तो हाई राइज ज्यादा बेटर है या फिर जो रो हाउस टाइप बनाना हुआ है, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है? रहने के लिए कोई बात नहीं कि आप हाई राइज ले लो, पर आपको इन्वेस्ट करना है, आपको फैक्ट्रीज डालनी है, या आपको आपकी वेल्थ इतनी है कि आप बंगला बनाना है, तो यही लेना चाहिए, प्लॉट्स ही लेना चाहिए। तो अगर दोनों कंपैरेटिवली बात की जाए तो दोनों के अंदर फ्यूचर, जैसे आपने अभी बोला इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो प्लॉटिंग के ऊपर घर बनता है उसका ज्यादा फायदा है, या जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं उसमें ज्यादा? प्लॉटिंग 100% प्लॉटिंग। तो मतलब रेशियो क्या बैठता है इसके अंदर? अगर जैसे ओपन प्लॉटिंग के अंदर का एक लिया कि ओपन प्लॉटिंग के अंदर आप बना रहे हो, घर वगैरह बना के सब कुछ कर रहे हो, एक वो चीज हो गई। दूसरा आपका फ्लैट्स हो गया। अगर रेट्स बढ़ने की बात की जाए तो दोनों के अंदर किस हिसाब से रेट्स बढ़ते? 50%।
देखो जगह है, उसका रेट बढ़ना है तो सब जगह, फ्लैट्स के नीचे की जगह है वो भी बढ़ेगी, और फ्लैट्स के अंदर जो ईंट पत्थर वो लगा है वो समय के साथ वो खराब होगा, तो उसका जीरो होगा। तो इसको 20 साल में आप गिनती करोगे तो खाली ओपन प्लॉट आपके पास पड़ा है ना, तो फ्लैट्स के उसके सामने ओपन प्लॉट्स का रेट बढ़ेगा, क्योंकि उसमें समझ लो कि जो रेट ईंट आती है, रेती आती है, कुछ भी आपकी, तो 20 साल या 25 साल उसका मतलब टाइम पीरियड रहता है, तो मतलब उसका वो कम हो जाता है। ओके, मतलब काइंड ऑफ अगर बोलने जाए तो एक मेंटेनेंस वाली बात है यस, कि एक उम्र होती है हर चीज की, तो वहां पे फ्लैट जो होता है उसकी उम्र धीरे धीरे कम हो रही है, ये जुबानी रहेगा और ये जमा नहीं रहने वाला है, अमर है। अमर है, हाँ। प्लॉट्स अमर है। तो सर कभी आपने ये सोचा नहीं कि आपके इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, तो कभी बोलते मार्केटिंग साइड में मैं थोड़ा ज्यादा जाऊं मेरी चीजों के बारे में, क्योंकि हर एक होता है कि हर कोई भी करता है, वो ये देखता है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा बिकना चाहिए, उसके लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स, साइकिल्स, सोशल मीडिया, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा प्रमोशन करते हैं सर, पर आपका मेजर ऑफ कहीं पे देखने नहीं मिलता। सूरत के अंदर एंथम नाम काफी है, खाली एंथम का सिंबल लगा देंगे, ऑफिस बैठेगी, माल 1-2 महीने में बिक ही जाता है। अच्छा। तो अपनी को जरूरत भी नहीं है, तो उतना सस्ता हम दे सकते हैं, जो बायर है उसको हम दे सकते हैं सस्ता, तो बढ़ा के उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब काइंड ऑफ ये बात हो गई कि मार्केटिंग में आप जैसे सस्ते में देने की आप बात कर रहे हो कि एक नॉमिनल चार्ज जो है जिसके अंदर सामने वाले को मिल जाए, इसी की जगह कहीं ना कहीं आप मार्केटिंग में पैसे डालोगे और डालोगे तो वो कहीं ना कहीं रिकवर करने के लिए वो प्रॉपर्टी के रेट्स के अंदर इंक्लूड होगा। करेक्ट? 100%। और वैसे भी अपनी कंपनी वेल नोन कंपनी है, तो वैसे ही बिक जाता है, तो क्यों खर्चा करने का ऐसा। तो पर सर पर्टिकुलर अगर मार्केटिंग की बात की जाए, जैसे आपने बोला कि एक नाम बनाना वो बड़ी बात है, कि नाम रातों रात नहीं बनता है, उसके पीछे लोगों को ये लगता है कि भाई अरे एक ही बार में आ गया, इसका नाम सुनने मिल गया और मिल गया, तो वो फैलता है तो इकट्ठे में फैलता है, कोरोना वायरस की तरह हो गया। yes. कि फैल रहा है तो इकट्ठे में फैल रहा है। हाँ, ठीक है, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो कोई नहीं देखता। 100%। तो आपने जो ये नाम को बनाने के पीछे आपकी कितनी मेहनत गई और कितने साल गए आपको ये कंपनी को यहाँ तक पहुंचाने के अंदर? ये कंपनी का अपन को 12 साल हो गए, और यहाँ तक रियल एस्टेट में पहुंचने के लिए मेरा 20 साल हो गया। मैं छोटा सा तब से यही फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो 20 साल हो गया मेरा, और ये कंपनी को अपन को 12-13 साल हो गया। 2013 में अपन की कंपनी की शुरुआत की थी। तो सर आप थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं कि आप छोटे से मतलब एक पर्टिकुलर कौन सी एज से आपने ये इंडस्ट्री के अंदर आपने एंट्री ले ली थी, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप कैसे, आपका मतलब जो पड़ाव है वो आपके थोड़े बता सकते हो, आपके कैसे आपके पड़ाव आए थे, किस हिसाब से आपने आगे लेके गए? क्योंकि एक आपने बोला 20 साल आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हो गया और इसको 12 साल के आसपास हो गया, लेकिन वो 8 साल बीच में था, वो ड्यूरेशन में आपने क्या किया था? पहले के 8 साल तो सीखने में गए, बाद में 2013 में अपन एंथम का शुरुआत किया। तो पहले तो अपन आर्किटेक्ट थे, तो सूरत का वो टाइम पे सूरत का 25 से 50% जो बोलते हैं ना कि टाइटल का अपन की कंपनी कर रही थी, अभी भी कर रही है। सूरत की बड़ी बड़ी कंपनी का आज के तारीख में भी टाइटल जो क्लियरेंस आता है, प्लान पासिंग हो गई, एनए हो गया, वो सब हो गया, अभी अपनी कंपनी कर ही रही है। ओके। तो पहले वो करते थे, बाद में रियल एस्टेट में खुद आ गए। पहले दूसरे के साथ काम करते थे, बोलते हैं ना शेयर रख लिया है कि इसमें 25 शेयर 50 शेयर रख लिया। बाद में 2013 से 14 के बीच में खुद ही इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो सर जो पहली आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी थी उसके अंदर कैसे आपने खुद पैसे बचा के इन्वेस्ट करके फिर चालू किया था? पॉकेट मनी बचा के। तो मतलब आप इतनी कितनी पॉकेट मनी बचाते थे कि 10 फ्रेंड्स थे, वो साथ में मिलकर काम किया था, 10 लोग थे। ओके। तो मतलब आपका कहीं ना कहीं आपको आपके हिसाब से, जिस हिसाब से आपसे आप भी बोल रहे हो, कहीं ना कहीं एक सही साथी होना, हाँ, जो फ्रेंड्स में बात करते हैं, जो आपके सपने को अपना सपना माने और अपने उनके सपने को खुद का सपना मान के एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे जाए, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल के टाइम में सर अभी की जो जनरेशन है उनमें नहीं देखने मिलता है वो सब। मैंने एक जगह सुना था कि 2 चीज में से एक सिलेक्ट करो, मंजिल या रास्ता। तो एक महान इंसान ने बोला कि मंजिल या रास्ता मायने नहीं रखता है, साथी कौन है साथ में चलने के लिए वो मायने रखता है। मंजिल और रास्ता तो मिल ही जाएगा, ऐसा मतलब साथी साथ में अच्छा होना चाहिए। ओके। तो सर एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, उसके बाद ये पॉडकास्ट अपने एंड करेंगे। तो एक फाइनल क्वेश्चन के अंदर, अगर जैसे कोई भी अपने व्यूअर्स हैं, उनको अगर आपको कुछ गाइड करना हो या बताना हो कि किस हिसाब से अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसके अंदर अगर एंटर हो रहे हैं तो चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको किस हिसाब से खुद को रखना चाहिए, और उस हिसाब से आप क्या लास्ट है ना एक गाइड करना चाहोगे जो अपकमिंग जनरेशन है उनको भी, कि अगर वो कुछ प्लान कर रहे हैं
या ये फील्ड में आने का प्लान कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो उनको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? पहले तो शॉर्टकट नहीं मानना चाहिए। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो शॉर्टकट, कल ही उसको पैसा वाला बन जाना है, पहला वो दिमाग से निकाल दो। ये चीज श्रेयस भाई को देखते तो बोलता है कि बड़ा काम कर दिया है, पर 20 साल लग गया, 2 साल में नहीं हुआ है। नो डाउट कि 10 साल में आपने नाम सुनने में आया और उसके 10 साल में तो मतलब वो बोलते हैं ना कि वनवास जैसा हो जाता है। तो वो मतलब निकाल के मतलब आपका जो पाया है वो मजबूत होगा ना, तो आपकी इमारत मजबूत ही होगी। नो डाउट रियल एस्टेट में बात नहीं कर रहा हूँ, सब जगह अपनी अभी जो जनरेशन है उसकी मेन दिक्कत यही है कि सबको शॉर्टकट ही लेना है। तो शॉर्टकट पहले मतलब काम करना चाहिए। ओके और इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर देखने जाए सर, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज में क्या फ्यूचर है अभी? नो डाउट रियल एस्टेट में तो अपना ही बोलूंगा। नहीं, फिर भी अगर जैसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखने जाए कि किसी को कहीं इन्वेस्ट करना है, अब किसी कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचता है, प्रॉपर्टी में भी करने से पहले 100 बार सोचता है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो करने से पहले पर्टिकुलर बंदों को आप क्या गाइड करना चाहोगे कि क्या क्या चीजें देखें, किस हिसाब से फ्यूचर प्रिडिक्ट करें, और उसके बाद फिर पर्टिकुलर एक प्रॉपर लोकेशन या प्रॉपर एक डेवलपर देख के वहां इन्वेस्ट करें? वो आपको समझ लो कि गवर्नमेंट्स का बुलेट कहाँ पे आ रही है, गुड्स ट्रेन कहाँ पे आ रही है, नया प्रोजेक्ट्स कहाँ पे आ रहा है, नया रोड कहाँ पे बनने वाला है, बड़ा रोड कहाँ पे खुलने वाला है, वहां पे लोगे तो आपको जो मिलने वाला है जो नफा वो जल्दी मिलेगा। ओके। वरना नफा मिलने वाला कंफर्म ही है, रियल एस्टेट में कहाँ पे भी चले जाओ, पर फास्ट मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। समझ लोगे, डेवलपर को भी पूछ लोगे कि आपने जगह क्यों लिया है, तो भी वो बताएगा ही ना। करेक्ट। वो जवाब नहीं दे सकता, मतलब समझ लो उसने भी ऐसे ही शुरू कर दिया है। जवाब देगा तो आप वो करके कर सकते हो, मतलब एक स्टडी करके उसने पूरा का पूरा 100% सेटअप किया। गोल की अगर बात की जाए सर, हर बिजनेस का एक गोल होता है, हर बिजनेस का एक विजन होता है। तो पर्टिकुलर अगर एंथम को लेके बात की जाए तो अगले 5 साल या 10 साल में आपका क्या प्लानिंग है या आपका क्या विजन है कि आपको एंथम को कहाँ लेके जाना है और किस लेवल पे एक्सपांड करना है? अभी एंथम बड़ौदा से लेके नवसारी तक तो है, 1-2 साल में इंडिया के आसपास समझ लो कि बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, वो वाले सिटी में, उसके बाद USA, दुबई सोच रहे हैं। सब जगह अपने फ्रेंड्स लोग है ही वहाँ पे, मतलब अभी R&D चल ही रहा है। ओके। तो सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, जैसे अभी आपने बोला फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर भी चैलेंजेस रहते हैं करने के अंदर। जैसे एक इंडियन रेसिडेंट होने के बाद अगर मैं फॉरेन में कहीं पे कोई प्रॉपर्टी बाई करने जाऊँ या मुझे कुछ लेना हो तो वहां पे दिक्कतें आती है? देखो अभी इंडिया के बाहर खरीदने की तो बात ही नहीं है, अपन को वहां पे पैसा लेके इधर वापस आना है। हाँ। आप वहां पे 100% दिक्कत रहती है, पर करना नहीं चाहिए। अभी इंडिया का जमाना है, अभी जो अपना जो ड्राइवर है इतना मजबूत है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी इंडिया का जमाना है। अगले 5-10 साल के अंदर इंडिया ही ऊपर ही होएगा। ओके। तो बाहर क्यों जाने का, पर अपने को तो बिजनेस के लिए जाना है। तो रियल एस्टेट का वहां पे देखने को मिले, कि समझने को मिले, तो वहां से करके इधर आए। ओके, सो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे इन दिस एपिसोड। आपके साथ बात करके काफी अच्छा, बोलते हैं ना, काफी ज्यादा नॉलेज मिली, काफी जेनेरिक टॉपिक्स पे बात हुआ, जो बोलते कैटेगरी वाइज सबके अंदर है ना, एक दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन घूमते रहते हैं कि किस हिसाब से ये क्या होता है, किस हिसाब से चूज करें। तो आज काफी मेरे ख्याल से ये एपिसोड के अंदर काफी अपने ने कवर अप किया और काफी लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा। तो सो थैंक यू वंस अगेन सर फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस एपिसोड। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपके रियल एस्टेट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी क्वेरीज हो, माइंड में कुछ डाउट्स हो, कुछ बातचीत आप जानना चाहते हो कि हाँ हमें ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर गाइडेंस चाहिए कि हम किस हिसाब से करें, किस हिसाब से डिसीजन लें, तो आपकी जो भी क्वेरीज और क्वेश्चंस है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम श्रेयस सर के साथ फिर से ट्राई करेंगे कि कुछ अरेंज करें। इफ अगर पॉडकास्ट अरेंज नहीं होता है तो वी विल ट्राई कि वो क्वेश्चन हम इन तक पहुंचा सके और उसके ऊपर जो भी आंसर्स हो वो हम आपको डिलीवर कर सके। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस एपिसोड। सी यू सून इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।